हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुल शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल पे, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हिस्ट्री की होने वाली है। और ये जो हिस्ट्री है ये हमारे सेमेस्टर 6 की हिस्ट्री होने वाली है, जिसका नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस, और इसका नाम हिंदी में है युगों से दिल्ली। इस होल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी फुल बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हम इन क्वेश्चंस को हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे, और जो आपकी बुक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, ये उन सभी को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हों वो भी मिल पाएँ और आप अपनी पूरी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। मैंने आपको चैप्टर्स वगैरह भी पढ़ाए थे, मुझे पता है उसके कुछ चैप्टर लेफ़्ट थे, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम उसको कंप्लीट करवा दीजिए। बट मैं उन सभी कमेंट्स का यही रिप्लाई देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो आप उन सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप उन्हें कवर कर पाएँ। और जो भी चैप्टर का सार है उसे मैंने इस वीडियो में डाला है, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएं। चलिए फिर बिना देरी करे आज की हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो है दिल्ली का ऐतिहासिक लेखन के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। देखिए हम लोग दिल्ली, जो हमारी पूरी बुक है वो दिल्ली पर ही डिपेंड है, तो उसके जो ऐतिहासिक स्रोत लेखन है उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना है। जाहिर सी बात है, जब हमारी पूरी बुक दिल्ली के ऊपर डिपेंड है तो दिल्ली से क्वेश्चन बनना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। तो आपको दिल्ली के ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं परिचय, कि आप इसका परिचय किस तरह से लिख सकते हैं। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, जिसे साक्ष्य भारतीय महाकाव्य महाभारत में मिले हैं। यानी दिल्ली का जो पुराना नाम है वो इंद्रप्रस्थ है और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो महाभारत से मिलते हैं। ठीक है, इसी समय यह पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का स्थान रही है, और उस समय ये पांडवों की जो राजधानी थी दिल्ली को पांडवों की राजधानी के रूप में भी देखा जा सकता है। और दिल्ली में प्रागैतिहासिक काल से ही मानवों का आवास माना जाता है, कि हाँ यहाँ प्रागैतिहासिक काल से ही मानव रहते हैं। हालांकि इस समय के पत्थर और उपकरण दिल्ली के कई स्थानों पर पाए गए हैं, लेकिन इसका जो सबूत देते हैं वो पत्थर और उपकरण देते हैं जो कि यहाँ पाए गए हैं दिल्ली के कई स्थानों पर। लेकिन अभी तक मानव कंकाल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पत्थर और औजार वगैरह सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो मानव कंकाल होता है वो नहीं मिला है। इसीलिए हम इसके जो इतिहास है ना उसको पूरे डेफिनेटली श्योर होकर नहीं कह सकते कि हाँ ये इतना पुराना है या ऐसी चीज़ें, क्योंकि अभी तक कंकाल नहीं मिला है। अब देखिए जहाँ मानव रहता है वहाँ उसको दफनाया भी तो जाता है या जलाया जाता है, तो उसकी बॉडी के कंकाल भी तो मिलते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ यहाँ पत्थर और उपकरण और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ दिल्ली में प्रागैतिहासिक काल से लोग रहते आए हैं। तथा दिल्ली के स्रोत भी बहुत कम है, इसीलिए दिल्ली के इतिहास के बारे में जानकारी पता लगाना बहुत मुश्किल है। और जो दिल्ली है इसके जो स्रोत हैं वो भी बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है। ना तो यहाँ मानव कंकाल मिला है, ना ही कोई बड़ा साक्ष्य मिला है, इसलिए दिल्ली के इतिहास के बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको परिचय समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्य पुरातात्विक स्रोत, यानी इंद्रप्रस्थ कह लो या दिल्ली कह लो। आपके एग्जाम में इंद्रप्रस्थ आ जाए या दिल्ली आ जाए, बात एक ही है, क्योंकि दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। अब हम इसके देखेंगे साहित्य व पुरातात्विक स्रोत, यानी इसके क्या क्या साहित्य और पुरातात्विक स्रोत हैं। पहले हम देख लेते हैं साहित्य स्रोत। अब हम देखेंगे उपेंद्र सिंह की प्राचीनतम इतिहास पुस्तक के अनुसार, यानी जो ये उपेंद्र सिंह हैं इन्होंने जो ये जो हैं ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने जो प्राचीनतम इतिहास की पुस्तक है उसके अनुसार देख लेते हैं। प्राचीनतम इतिहास पुस्तक में उपेंद्र सिंह लिखते हैं कि दिल्ली का सर्वाधिक प्राचीन किला लाल कोट है, यानी इनके अनुसार जो दिल्ली का सबसे पुराना किला है वो लाल कोट का किला है, जिसे तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय ने 11वीं शताब्दी के मध्य बनवाया था, और इसकी जो निर्माण करवाया था लाल कोट
का वो तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल दुर्ग और प्रवेश द्वारा सभी ध्वस्त हो चुके हैं और अब इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाता सही से, क्योंकि जो इसके दुर्ग थे और जो द्वार वगैरह थे वो सभी टूट चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 763875 वर्ग मीटर था। यानी आप देख सकते हैं ये जो इसका क्षेत्रफल है कितना बड़ा था, ये कितना बड़ा किला था। महरौली स्थल लोहा स्तंभ अभिलेख से ही पता चलता है कि अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली को बसाया और लाल कोट को 1500 ईस्वी तथा 1060 ईस्वी के बीच बनाया। यानी हमें महरौली स्तंभ से जो लोहे का स्तंभ है उससे शिलालेख मिलते हैं और उनसे हमें पता चलता है कि दिल्ली की जो स्थापना की थी वो अनंगपाल तोमर ने की थी और इतने से इतने में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिख सकते हैं पाली भाषा के बौद्धिक ग्रंथों के अनुसार। अब हम देखेंगे पाली भाषा के जो बौद्धिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार कैसे पता लगता है, उनके अनुसार हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। पाली भाषा के बौद्धिक ग्रंथों में इसका उल्लेख इंद्रपट्टा या इंद्रपट्टन के रूप में भी किया गया है, जहाँ इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि यमुना नदी पर स्थित है। यानी जो हमारी पाली भाषा में बौद्धिक ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें इस दिल्ली को इंद्रपट्टा या इंद्रपट्टन के नाम से जाना गया है। यानी इसे इंद्रपट्टा या इंद्रपट्टन के नाम से पुकारा गया है और बताया गया है कि ये कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कि यमुना नदी के पास स्थित है, यानी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे महाभारत के अनुसार क्या है। महाभारत के अनुसार गुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खंड व्रत का क्षेत्र दिया। पुराने किले का इंद्रप्रस्थ वही महाभारत का इंद्रप्रस्थ है। यानी पहले ये कहा गया कि जो महाभारत के अनुसार कहा गया कि ये जो क्षेत्र है वो पहले हस्तिनापुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी और पांडव और जो हमारे चचेरे भाई पांडवों के कौरव थे उनके बीच में युद्ध हुआ या फिर ये कहें संघर्ष पैदा हुआ। तो जो कौरवों के पिता थे उन्होंने यमुना के पास का जो खंड था, यमुना के पास का जो क्षेत्र था वो इन्हें दे दिया और पुराने किला जो है हमारा वही इंद्रप्रस्थ, यानी महाभारत का जो इंद्रप्रस्थ है वही इंद्रप्रस्थ है वो, यानी पुराना किला जो है वो इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का ही क्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ का वर्तमान समय में नाम बदलकर दिल्ली रख दिया गया और जैसे कि मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, जो इंद्रप्रस्थ है इसका ही वर्तमान नाम दिल्ली है, जो कि पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के पुरातात्विक क्या क्या स्रोत मिलते हैं दिल्ली के बारे में। पहला आप लिख सकते हैं लाल किला, लाल कोट और किला राय पिथौरा के विशेष दिल्ली के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। यानी हम कह सकते हैं लाल कोट और जो किला राय पिथौरा है वो दिल्ली के गौरवशाली इतिहास में से एक है, क्योंकि ये दिल्ली के जो इतिहास है उसके बारे में बताता है, उसके गौरव के बारे में बताता है। लाल कोट दिल्ली का मूल किला लाल किला है, जिसे आज हम रेड फोर्ट या लाल किले के नाम से भी जानते हैं। यानी जो लाल कोट है उसी को लाल किले के नाम से या फिर रेड फोर्ट के नाम से आज हम जानते हैं। ठीक है, उसे पहले किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। लाल कोट शाब्दिक रूप से लाल किला है। यानी देखिए लाल किले के ही कितने नाम हैं, एक तो लाल किला हो गया, एक लाल कोट हो गया, एक रेड फोर्ट हो गया और एक किला ए मुबारक हो गया। तो आपके पेपर में कुछ भी आए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सारे ही लाल किले के ही नाम है। आपने मेनली लाल किला या रेड फोर्ट सुना होगा, क्योंकि हम अपने सामान्य जीवन की बातचीत में लाल किला या फिर रेड फोर्ट का ही यूज़ करते हैं। ये किला ए मुबारक या फिर लाल कोट के नाम से नहीं जानते, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, लाल कोट में उत्खनन का कार्य 1957 से 1961 में, तत्पश्चात 1991 से 1995 के बीच किया गया। प्राथमिक कार्य मुख्यतः किले की दीवारों पर केंद्रित था। यानी अभी तक हम कह सकते हैं जो लाल किले के अंतर्गत 2 बार ही उत्खनन का कार्य हुआ है और सबसे पहला जो उत्खनन का कार्य हुआ था वो लाल किले की दीवारों पर हुआ था, क्योंकि जो दीवारें हैं उन पर जो चित्रित हैं या फिर जो चित्रकला की गई है उसके बारे में किया गया था। अब देखिए जब उत्खनन का काम ही 2 बार हुआ है अभी तक, तो पता कैसे चलेगा साक्ष्यों के बारे में? जब हम कार्य ही नहीं कर रहे हैं और कार्य करते हैं तो उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तो क्या पता चल सकता है कि हाँ हमारा इतिहास कैसा था? तो इस चीज़ का भी ये भी एक कारण है कि अभी तक हमें दिल्ली के बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई भी जो मजबूत जानकारी है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं राय पिथौरा किला। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्क आक्रमण से रक्षा के दृष्टिकोण से लाल कोट की किलेबंदी की और इसके विस्तार किया।
और तब यह किला राय पिथौरा नाम से जाना गया। यानी पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए लाल कोट की किलेबंदी की, और जब उन्होंने लाल कोट की किलेबंदी कर दी तो उसके बाद में ये किला राय पिथौरा किले के नाम से जाना गया। उपेंद्र सिंह का मानना है कि राय पिथौरा किला लाल कोट की तुलना में बहुत बड़ा है, और इनका मानना है कि जो राय पिथौरा का जो किला है वो लाल कोट से काफी बड़ा है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इनके अनुसार इसकी दीवारें कुछ जगहों में 5 से 6 मीटर मोटी और 8 मीटर ऊंची हैं, और इनका मानना है कि कहीं कहीं ये जो दीवारें हैं वो 5 से 6 मीटर मोटी और 8 मीटर ऊंची भी हैं, और उन पर जगह जगह दरवाजे थे, और जो राय पिथौरा का किला था उस पर जगह जगह दरवाजे भी थे, जिसमें से कुछ ही बचे हैं, और जो और थे वो सारे ही ध्वस्त हो चुके हैं, सारे ही बर्बाद हो चुके हैं। सन 1956 से 58 में किए गए उत्खनन से उनकी वास्तविकता संरचना का अच्छी तरह से पता चला जिससे एक भट्टी घरों के फर्श भी मिले हैं, और जब 1956 से और 58 तक जो उत्खनन का कार्य हुआ था उसके बाद में हमें इसकी सही संरचना के बारे में पता चला, जिससे हमें वहाँ पे उत्खनन के टाइम पे एक भट्टी और घर के एक फर्श का भी साक्ष्य मिला है कि हाँ वहाँ फर्श किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पुराना किला। अब पुराना किला भी एक साक्ष्य है, किस तरह से पुराने किले में महाभारत काल के पांडव का इतिहास छुपा हुआ है। इस जगह में पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी, इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। यानी हम कह सकते हैं पुराना किला जो है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि इसे महाभारत टाइम से देखा जा सकता है, और महाभारत के जो कौरव पांडव थे, तो जो पांडव थे उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई थी, और इसका नाम ही इंद्रप्रस्थ था, जो कि आज पुराना किले की जगह है। ठीक है, और यहाँ ये आपका क्वेश्चन पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली के इतिहास के बारे में जो स्रोत हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारकों कौन कौन से थे। यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो दिल्ली के शहर थे उनको परिदृश्य और विकास को आकार देने वाले कौन कौन से कारक थे। किन किन कारकों से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का विकास हो रहा था, दिल्ली के शहरों का विकास हो रहा था। आप इस क्वेश्चन की जब स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले परिचय लिखना। देखो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना करो, सबसे पहले परिचय लिखना। परिचय लिखने से क्या होता है, जो आपकी आंसर राइटिंग है वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। टीचर को लगता है कि हाँ बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा है, पढ़ कर आया है, ऐसे नहीं है टीप टाप के लिख दिया, नहीं, वो थोड़ा समझदार है, थोड़ा सा जागरूक है चीज़ों को लेकर, इसीलिए उसने परिचय लिखा है। तो परिचय लिखना कभी मत भूलना। ओके, परिचय में आप लिख सकते हैं महरौली उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति को बताते हैं। महरौली एक सांस्कृतिक शब्द मेहरावली से लिया गया है। दिल्ली का मेहरावली शहर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था। यानी हम कह सकते हैं जो महरौली है जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली का एक महत्वपूर्ण शहर बना था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो है ये एक वर्तमान में भी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जो महरौली है, ये जो शब्द है ये संस्कृत मेहरावली से लिया गया है, और जो महरौली है इसकी जो स्थापना की थी वो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 13वीं से 14वीं शताब्दी में महरौली के संदर्भ में शहरी बस्तियों में हुए परिवर्तन। यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो महरौली के संदर्भ में परिवर्तन हो रहे थे, महरौली को लेकर जो परिवर्तन हो रहे थे या इसकी वजह से जो परिवर्तन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान महरौली क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर केंद्र था। यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी आते आते ही जो दिल्ली का एक महत्वपूर्ण केंद्र महरौली बन चुका था। ठीक है, इस अवधि के दौरान शहरी बस्तियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान हम कह सकते हैं महरौली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन आप लिख सकते हैं शहर का विस्तार। इस अवधि के दौरान महरौली ने क्षेत्रफल और राजधानी के मामले में महत्वपूर्ण विस्तार देखा। सड़कें, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में सुगम बनाया गया। यानी ये जो टाइम था 13 से 14वीं शताब्दी वाला, 13वीं और 14वीं शताब्दी वाला, इस टाइम पे महरौली का जो क्षेत्रफल था और जनसंख्या के भी आधार पर महरौली का जो विकास था वो हो रहा था, इसका विस्तार हो रहा था, और इसमें नई सड़क निर्माण और पुलें और जो कुएं वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें बनाई जा रही थी ताकि इसका विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थापत्य विकास। इस अवधि में कई स्थापत्य शैली और तकनीकों का विकास देखा गया। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा जैसी स्मारक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यानी इस टाइम पे हम कह सकते हैं जो स्थापत्य कला थी, जो
जो तकनीक थी उसका विकास हो रहा था। और उसका एक बेहतरीन उदाहरण आप कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा को देख सकते हैं, जो कि अब भी मौजूद है। और कितना भव्य इसको बनाया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है। आई होप आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, बाज़ारों का विकास। नए उद्योगों और बाज़ारों के विकास के साथ इस अवधि के दौरान शहर की अर्थव्यवस्था फली फूली। और हम कह सकते हैं बाज़ार उद्योगों के साथ ही जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो फली फूली और अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार आया। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं शहर के कपड़े उद्योग के विकास, व्यापार और वाणिज्य के लिए एक अवसर पैदा किया। यानी जो यहाँ के बाजार थे, कपड़ा उद्योग थे, उन्होंने बाज़ारों को, व्यापार को और वाणिज्य को एक अवसर पैदा किया कि हाँ वो लोग जो अपनी व्यवस्था थी यानी जो विकास था उसको बढ़ा सके। और इसकी वजह से जो बाज़ार थे वो उसमें वृद्धि हो गई। अब हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे उस टाइम के जो बाज़ार थे, जो इम्पोर्टेंट बाज़ार थे, जो आज तक भी हैं, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन। इस अवधि में सांस्कृतिक मापदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। दिल्ली सल्तनत के उदय ने नए संभ्रांतों के उदय और धार्मिक संस्थाओं के विकास के साथ शहरी सामाजिक संरचना में बदलाव किए। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो संस्कृति थी इसके नए नए मापदंड आए, और जो हमारी दिल्ली सल्तनत की इसकी वजह से नए नए परिवर्तन आए, धार्मिक परिवर्तन आए, सांस्कृतिक परिवर्तन आए, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए हमें दिखाई देते सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, 5th पॉइंट आप लिख सकते हैं, राजनीतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए। इस काल में महरौली क्षेत्र राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। यानी हम कह सकते हैं इस टाइम पे जो राजनीतिक शक्ति के रूप में था वो महरौली था, और इस पर मामलुक वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ने शासन किया। और इस पर कई वंशों ने शासन किया, जिसमें से मामलुक वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश भी शामिल है। और यहाँ हम मामलुक वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश की जो छाप है वो भी देख सकते हैं। इन शासकों ने शहर की वस्तुओं और संस्कृति पर अपनी छाप भी छोड़ी। अब देखिए कोई भी शासक शासन कर रहा है तो वहाँ अपनी छाप तो छोड़ता ही है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें बनवाता ही है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस टाइम पे इसका शासनकाल रहा होगा, और या फिर इसने यहाँ पर विकास किया या फिर कुछ भी बनवाया जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे उसका शासनकाल रहा। तो इन शासकों ने भी अपनी यहाँ छाप छोड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन। भारत और मध्य एशिया के अन्य क्षेत्रों से लोगों के आने के कारण इस अवधि के दौरान महरौली की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। बाजार, मस्जिद और अन्य सार्वजनिक स्थानों के विकास के साथ बस्तियों के पैटर्न में बदलाव आया। मुस्लिम आबादी के बढ़ने से कुतुब मीनार और कुतुब अल इस्लामी मस्जिद साहित्य कई महत्वपूर्ण इस्लामी स्मारकों का निर्माण हुआ। यानी हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। भारत और मध्य एशिया से जो नए नए लोग आ रहे थे, नए नए लोग आ रहे थे, यहाँ आकर बस रहे थे, जिनकी वजह से जो जनसंख्या थी उसमें तो वृद्धि हुई ही। अब नए लोग आ रहे हैं, मुस्लिम लोग आ रहे हैं, तो बाज़ारों का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ, और जो सार्वजनिक स्थान थे यानी ऐसी जगह जहाँ सभी को एक साथ लाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थान का मतलब होता है जहाँ एक व्यक्ति या एक समूह का कोई भी अधिकार ना हो, वहाँ सभी का अधिकार हो। जैसे कि हमारे पार्क, मस्जिद, मंदिर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारी सार्वजनिक होती हैं। तो यहाँ ऐसे स्थानों की स्थापना की गई और बस्तियों के पैटर्न में भी चेंज आने लगा। पहले बस्तियाँ छोटी मोटी होती थी, लेकिन अब वो जो थी वो विशाल होने लगी, बड़ी होने लगी। और इन्हीं की वजह से जो कुतुब मीनार और कुतुबुल इस्लामी मस्जिद है उसका भी निर्माण कराया गया। और जो इस्लाम था उसको हम बड़े स्तर पर देख सकते हैं, इस्लामी इमारतों या फिर इस्लामी इमारतों का भी निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 7 इसमें लिख सकते हैं, आर्थिक परिवर्तन। महरौली इस अवधि के दौरान व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी हम कह सकते हैं अब जो आर्थिक परिवर्तन थे वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो महरौली था अब वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ व्यापार हो रहा था, लोग यहाँ आकर बस रहे थे, नई नई बस्तियाँ बन रही थी, विकास हो रहा था। तो महरौली जो था वो आर्थिक दृष्टि से भी अब इम्पॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारक। अब हम देखेंगे 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो दिल्ली के परिदृश्य के विकास को आकार देने वाले कारक हैं उनको देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा
1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था इतिहास में, क्योंकि इससे पहले जो मुस्लिम शासक थे वो नहीं थे। इसी ने मुस्लिम शासकों की स्थापना की। सुल्तान एक मुस्लिम वंश का था, यानी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये एक मुस्लिम वंश का था, जिससे उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, और इसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। जैसे आपको भी पता होगा, जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है और जो इसके वंशज हैं वो बहुत बड़े भूभाग पर राज करते हैं और बहुत बड़े भूभाग पर शासन भी करते हैं। इसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजधानी परिवर्तन लाए, और इसने महत्वपूर्ण राजधानी जो परिवर्तन भी लाए थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तानों ने शहर के शहरी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के राजा थे, उन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चेंजेस लाने में। ठीक है, उन्होंने कई इमारतें, किले और मस्जिदों का निर्माण किया जो वो शहर की विशेषताओं को दिखाते हैं। यानी इन्होंने बहुत सारे इमारतें, बहुत सारी मस्जिदें वगैरह और बहुत सारे नए नए किले बनवाए जो कि शहर की विशेषताओं को दिखाते हैं कि हाँ देखिए उस टाइम पे ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था, और आज हम उन चीज़ों को देख के खुश होते हैं, हमें इंटरेस्ट लगता है कि हाँ ये चीज़ें मौजूद थी, ये चीज़ें बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये जो थे ये एक शहर के विशेषताओं को दिखाने के लिए बनवाई गई थी, या फिर अपनी वाहवाही के लिए भी बनवाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं आर्थिक विकास। व्यापार और वाणिज्य के विकास से बाजारों का विकास हुआ। शहर के बाजार जैसे चांदनी चौक आर्थिक गतिविधियों के जीवित केंद्र थे और शहर के विकास में योगदान करते हैं। यानी हम कह सकते हैं आर्थिक विकास भी होने लगा, जो व्यापार था, वाणिज्य विकास था, वो हम देख सकते हैं। और जो बाजार थे वो अब शहर के मुख्य केंद्र बन गए थे, और बाजारों में आप चांदनी चौक का नाम सुन सकते हैं। चांदनी चौक देखिए कितना पुराना है और अब भी मौजूद है, तो ये हम देख सकते हैं इसकी जो प्रामाणिकता है, इसका जो विकास है वो कितना पुराना है। इतने पुराने टाइम से चांदनी चौक है, जो कि एक महत्वपूर्ण बाजार की भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि के कारण शहर का विस्तार हुआ, और हम देख सकते हैं 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो दिल्ली थी उसकी जो जनसंख्या थी उसमें भी वृद्धि हुई। भारत के अन्य हिस्सों और उससे आगे के लोगों के प्रसार के कारण शहर की आबादी में वृद्धि हुई। और हम कह सकते हैं भारत के जो अन्य क्षेत्र थे, या जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारे भारत का नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर वाले में तो दिल्ली सल्तनत थी, लेकिन जो अन्य क्षेत्र थे यानी यहाँ के ये सभी ऊपर जाकर बसने लगे। तो भारत के अंदर के भी और जो भारत के बाहर के हिस्से थे यानी इधर उधर के भी जो लोग थे वो आकर भारत में बसने लगे थे, जिसकी वजह से जो आबादी थी वो बढ़ने लगी, आबादी में वृद्धि हुई। शहर के विस्तार से नए आबादी क्षेत्र का विकास हुआ, और जो शहर था उसके विस्तार की वजह से जो आबादी क्षेत्र था उसमें भी विकास हो गया, जो बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए ये बनाया गया था। अब जब आबादी बढ़ रही है तो जो क्षेत्रफल है वो भी तो बढ़ना चाहिए। अगर क्षेत्रफल छोटा रहेगा क्या आबादी रह पाएगी? अब पहले तो यहाँ 20 लोग रह रहे थे, ठीक है, अब यहाँ और लोग आ गए, मतलब 40 हो गए। क्या अब ये 40 के 40 यहाँ रह पाएंगे? इन्हें अब बड़ा क्षेत्र चाहिए 40 के लिए। तो जिस तरह से आबादी बढ़ रही थी तो क्षेत्र भी इन्होंने विस्तार किया, क्षेत्र का भी विस्तार किया। ठीक है, और यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहानाबाद की योजना और संरचना मुगल साम्राज्य की शक्ति को दर्शाती है, टिप्पणी कीजिए। यानी जो शाहजहानाबाद है इसकी जो योजना और जो संरचना है वो मुगल साम्राज्य की शक्ति को बताती है। किस तरह से बताती है? क्योंकि देखिए जो शाहजहानाबाद है उसकी जो स्थापना की थी वो मुगल सम्राट ने ही की थी, तो ये किस तरह से मुगल राजाओं या मुगल साम्राज्य की शक्ति को दिखाती है और किस तरह से इसकी जो संरचना है वो मुगलों को बताती है। हमें इस क्वेश्चन में इसी बारे में टिप्पणी करनी है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं परिचय से। शाही राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1639 से 1648 ईस्वी के बीच करवाया, जो एक बड़े भूभाग में यमुना नदी के तट के साथ
त्रिभुजाकार दक्षिण पूर्व हिस्से में फैला हुआ था। यानी हम कह सकते हैं जो शाहजहानाबाद है इसकी जो स्थापना की थी वो मुगल सम्राट शाहजहां ने की थी। और कब की थी? 1639 से 1648 में की गई थी। और ये जो इसका जो निर्माण था वो यमुना नदी के तट पर करवाया था, जो कि एक त्रिभुजाकार में हम देख सकते हैं जो दक्षिण हिस्से पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की भूमिका, क्योंकि हमें इसमें शाहजहानाबाद की जो संरचना है उसी के बारे में तो बताना है, किस तरह से ये मुगलों की शक्ति को दिखाती है। तो देखिए अब हमें इसके आर्थिक जो जीवन है उसमें जो बाजारों की भूमिका है वो भी तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को दिखाने वाले वहाँ उस टाइम पे कारक जो थे वो बाजार थे। अब हम देखेंगे इसमें बाजारों की क्या भूमिका थी। पहला आप लिख सकते हैं, जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट बाजार है वो है फतेहपुर बाजार, पुरानी दिल्ली। ये जो है ये 17वीं शताब्दी में मुगल शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब देखिए शाहजहानाबाद की स्थापना भी शाहजहां ने की है, तो इस टाइम पे जो बाजार हैं उसकी स्थापना भी शाहजहां ने ही तो करवाई होगी। यह क्षेत्र सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। बाजार अपने व्यापक श्रेणी के सामानों के लिए जाना जाता है, जिसमें वस्तु, गहने, मसाले और घरेलू सामान शामिल हैं, और यह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। यानी हम कह सकते हैं ये जो है ये एक व्यस्त बाजार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला बाजार है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, या फिर ये कहें ये जो जाना जाता है वो वस्तुओं के लिए, गहनों के लिए और मसालों के लिए और घरेलू जो सामान होते हैं उनके लिए जाना जाता है, और ये व्यापार और वाणिज्य का एक केंद्र बन चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें नेक्स्ट बाजार लिख सकते हैं, चांदनी चौक का बाजार। शाहजहानाबाद 17वीं शताब्दी में शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की राजधानी था। इस दौरान शहर में कई बाजार, जिसमें प्रसिद्ध चांदनी चौक भी शामिल था, जो दुनिया की सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यानी जब शाहजहानाबाद की स्थापना हुई थी 17वीं शताब्दी में, तो उस टाइम पे ये शाहजहां की राजधानी था, और इस टाइम पे बहुत सारे बाजार स्थित थे, जिसमें से एक चांदनी चौक भी था, जो कि पूरी विश्व की यानी पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला बाजारों में से एक है चांदनी चौक। आपने भी इसका नाम सुना होगा, और ये अब भी स्थित है। अब भी यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप कभी चांदनी चौक गए हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट बाजार देख लेते हैं, जो कि है दरीबा काला बाजार, जिसे सिल्वर स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। बाजार 17वीं शताब्दी के मध्य में स्थित किया गया था, जो मुख्य रूप से चांदी के गहने, कीमती पत्थर और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए जाना जाता है। जो हमारा दरीबा काला बाजार है इसे मुख्य रूप से सिल्वर स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17वीं शताब्दी में हुई। और ये जो पहचाना जाता था ये चांदी के गहनों के लिए, कीमती पत्थरों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नेक्स्ट बाजार, खारी बावरी बाजार, दिल्ली। यानी जो खारी बावरी बाजार है ये देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मसालों के बाजारों में से एक है। इसे मुगल काल के दौरान स्थापित किया गया था। खारी बावरी बाजार ने शहर की अर्थव्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाजार मसाला व्यापारियों के लिए एक केंद्र था। यहाँ का मसाला विदेश तक जाता था। यानी जो खारी बावरी वाला बाजार है ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये जो है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार है, और ये जो है ये मुगल साम्राज्य की जो स्थिति है उसको भी दिखाता है, और यहाँ ये आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करने का कार्य करता है। देखिए मैं भी ये कह सकती हूँ जो खारी बावरी है यहाँ से ही मेरे घर के भी मसाले आते हैं, और ये मसालों का बहुत बड़ा बाजार है। मेरे घर पे भी खारी बावरी के मसाले लाए जाते हैं, यानी यहाँ से मसाले लाए जाते हैं। आपके घर लाए जाते हैं यानी वो आप मुझे कमेंट में बताना। और क्या आप कभी यहाँ भी गए हो तो बताना। मैं आज तक नहीं गई, पर हाँ मेरे घर वाले जाते हैं मसाले लेने। ठीक है, तो मेरे घर के लिए यहाँ से मसाले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मुगल साम्राज्य की शक्ति के रूप में शाहजहानाबाद की योजना और संरचना। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की शक्ति के रूप में शाहजहानाबाद की जो योजनाएं थी, जो संरचना थी, अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं शहर की दीवारें और द्वार। ये द्वार है, ठीक है। शहर को 3 तरफ से मजबूत दीवारों और प्रमुख प्रवेश द्वार से घेरा हुआ था। कुछ प्रमुख अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट और अकबर गेट आदि शामिल है। यानी जो शहर था उसको 3 तरफ से मजबूत दीवारों से घेरा हुआ था, और इसमें बहुत मजबूत गेट बनाए गए थे, जिसमें से कुछ जो प्रमुख गेट हैं वो है अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट और अकबरी गेट। ये आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं महल और हवेलियाँ। महल और हवेलियाँ की सामान्य विशेषताओं में से एक नकारखाना शामिल है, जिसका अर्थ है ढोलकिया का क्षेत्र। यानी महल और
हवेलियों में एक और कक्ष बनाया जाता जिसे नकार खाना कहा जाता था और जिसका अर्थ जो है वो ढोलकियों का कक्ष है जहाँ ढोलक वगैरह रखी जाती थी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें आगे क्या लिख सकते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं और यहाँ महिलाएं और हवेलियों में घर के सैनिकों और नौकरों के लिए जगह थी, यानी यहाँ महिलाओं और जो घर के नौकर वगैरह होते हैं और जो सैनिक वगैरह होते हैं उनके लिए भी जगह थी। और इसके अलावा रसोइयों के लिए भी अपॉइंटमेंट बनाए गए, यानी जो हमारे कुक वगैरह होते हैं उनके लिए भी बनाए गए थे यहाँ कमरे, क्योंकि इन सभी के लिए अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग कमरे थे। यहाँ वह जगह थी जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की ऊंची दीवारों से अलग किया गया था, यानी ये जो थी यहाँ सभी की वस्तुएं अलग अलग थी, इसी वजह से सबके कक्ष अलग अलग बनाए गए थे और इसे जो ऊंची दीवार होती थी उससे अलग बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं बगीचा। इस्लामी परंपराओं में बागों का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें मुगल साम्राज्य ने चिन्हित किया था, जहां बगीचे आयताकार थे और ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। शाहजहानाबाद 3 औरों से घिरे हुए उद्यान थे। अब हम कह सकते हैं कि जो इस्लामी परंपरा है उसमें बगीचों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देख सकते हैं, यानी हर जगह बगीचे बनाए गए थे। और जो मुगल साम्राज्य है या मुगल शासक हैं उन्होंने भी बगीचों को चिन्हित किया है और यहाँ पर आयताकार बगीचे बनाए गए थे चारों तरफ, यानी दीवारों की चारों तरफ आयताकार बगीचे बनाए गए थे। और शाहजहानाबाद में भी तीनों तरफ बगीचे बनाए गए थे, उद्यान बनाए गए थे। उद्यान का मतलब ही बगीचों से है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रमुख उद्यान या प्रमुख बगीचे दे रखे। पहला आप लिख सकते हैं मुबारक बाग, रोशन आरा, बेगम बाग और आदि। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वास्तुकला। अब किस तरह से वास्तुकला, चलिए देख लेते हैं। शहर की वास्तुकला को एक आयताकार आकार में डिज़ाइन किया गया था, यानी शहर की जो वास्तुकला थी उसको आयताकार डिज़ाइन में करा गया था। यह यमुना नदी के किनारे बनाया गया था और ये जो था ये यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। लाल किले अपनी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। और जो लाल किला है वो अपनी वास्तुकला और जो वहाँ का जो लाल बलुआ पत्थर है उसकी वजह से एक महत्वपूर्ण उदाहरण या फिर ये कहें महत्वपूर्ण उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और लगभग 125 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह आज के समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है और ये जो है ये 125 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, हम इसे देख सकते हैं और आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। रंग महल, मुमताज़ महल, मोती मस्जिद लाल किले के कुछ प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत खंड हैं, यानी लाल किले के अंदर जो इसके प्रमुख खंड हैं जो सबसे प्रमुख और सबसे सुंदर हैं, जिसमें से रंग महल और मुमताज़ महल और मोती मस्जिद लाल किले के अंदर के जो खंड हैं, यानी जो सबसे सुंदर खंड हैं, जो सबसे सुंदर जगह हैं उनमें से ये हैं। ठीक है, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारे ही क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगी। लेकिन एक शर्त पे वो वीडियो बनेगी, अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर आऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करना, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाऊँगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें पढ़ें तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज़ हम इतना ही छोड़ देंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ आप अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए मेरी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।